आप सभी को मेरा जय हिंद। मेरा नाम है अभिषेक ओझा और आप सभी को मैं बिहार योद्धा पर स्वागत करता हूं। आज का जो सेशन है वो है आपका 29 जनवरी 2017 का जो बिहार एसएससी का पेपर हुआ है उसका पेपर हम लोग देखेंगे। उसके जो भी ठीक ठाक अच्छे सवाल थे वो लेकर आया हूं मैं। अब मैं बोलूं कि स्टार्ट करने से पहले एक कमेंट है, उसको मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, समझा देता हूं, सुन लीजिए। एक कमेंट है कि अभिषेक भाई, जनरली मुझे लोग भैया या भाई ही बोलते हैं, सर भी बोलते हैं लेकिन भैया ज़्यादा बोलते हैं। अभिषेक भाई आप क्यों अपना लेबल गिरा रहे हो, क्यों इतना आसान क्वेश्चन करा रहे हो? आप आओ हो गया है, आप सीजीएल के वन ऑफ द बेस्ट मैथ्स टीचर हो, आप बेकार में यहाँ अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। तो ये आया था तो इनको रिप्लाई दिया गया है हमारे टीम के द्वारा कि आपको आपके लेबल, आपका लेबल अभिषेक ओझा मैथ्स चैनल पे, जो कि मेरा ओरिजिनल चैनल है अभिषेक ओझा मैथ्स, जो कि मैं एसएससी सीजीएल मेंस, एसएससी सीजीएल प्री, सीएचएसएल मेंस, सीएचएसएल प्री, सीडीएस, सीसेट, भारत का कोई भी अच्छे लेवल का परीक्षा होता है उसके अच्छे परफेक्ट सॉल्यूशन मैं वहाँ पे कराता हूँ। उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हर जगह मिल जाएगा, आप सर्च भी कर सकते हो, वहाँ भी काफ़ी सारी क्लासेस पड़ी हुई है। तो आपको आपके लेवल का अभिषेक ओझा मैथ्स पर मिल जाएगा, जाकर कोई भी क्लास उठा के देख लीजिए। दूसरे बच्चों के बारे में भी सोचना पड़ता है जिन्हें बिल्कुल मैथ्स नहीं आता, बस ये क्लासेस उनके लिए है। आई होप यू अंडरस्टैंड भाई। तो इनको ये रिप्लाई दिया गया कि हमें यहाँ पे जो बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा, और अगर किसी बच्चे का बहुत बड़ा रोड़ा है गणित, उसका सिलेक्शन रोके पड़ा है, उसकी समझ में दिक्कत है, उसको कोई भी मैथमेटिक्स से दिक्कत है और उसको सिखाने के लिए मुझे अपना लेबल गिराना पड़े, मुझे ज़मीन नहीं ज़मीन के नीचे तक लेबल जाना पड़े, तो मैं जाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है सिखाना। मैं एक शिक्षक हूं। शिक्षक जो काम करता है कि चाहे उसका छात्र कोई भी हो, जरूरी नहीं कि हर छात्र उसका अर्जुन ही मिलेंगे, कुछ नॉर्मल साधारण छात्र भी मिलेंगे। जरूरी नहीं कि हर छात्र एकलव्य ही होगा कि सिर्फ गुरु का प्रतिमा लगा के और बहुत बड़ा धनुधर बन जाएगा। कुछ छात्र ऐसे होंगे जिन्हें बार बार सिखाने पर वो नहीं सीख पाएंगे, उन्हें घसीटना पड़ेगा, उन्हें डांटना पड़ेगा। तो मैं हरो छात्र, हरो बच्चे, हरो भाई, हरो मेरे लाल को सिखाऊंगा, चाहे उसका मैथ्स में कुछ नहीं आता है उसको भी मैं मैथ्स सिखाऊंगा। इस विजन के साथ मैं ये चैनल शुरू किया हूं। आपको सब कोई बोल दिया कि आप मैथ्स नहीं सीख सकते हो, आपको बहुत बड़ा दिक्कत है, आप जीवन में कभी मैथ्स नहीं सॉल्व कर पाओगे, किसी को भी आप उससे बोलना अभिषेक भैया से पढ़ो, अभिषेक ओझा सर से पढ़ो, मैं उसे मैथ्स सिखाऊंगा, क्योंकि मुझे सिखाने आता है और हर वो बच्चे को सिखाने आता है, जिसको कुछ नहीं आता है उसको भी सिखाने आता है। तो आप यहाँ पे जुड़े रहो। आपके लिए मेरा लेबल थोड़ा गिर जाए, लोग कुछ सोचने लगे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मुझे अपना लेबल पता है कि मेरा लेबल एक शिक्षक का है और वो लेबल मैं हमेशा मेंटेन रखूंगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को करना क्या है ना, मैं आज इनकी बातों को सुन के जो दो अच्छे सवाल थे उसको भी रख लिया हूँ पेपर का, उसको भी करा दूंगा। आपको करना क्या है, कोई भी सवाल ऐसे नहीं सॉल्व करना है, आपको एक काम करना है, एक पेपर और एक पेन लेकर बैठना है और जो भी सवाल आपके सामने मैं लिखा रखूंगा, कोई भी सवाल, उस सवाल को आपको पहले ट्राई करना है। उस सवाल को ट्राई करके आप सॉल्यूशन निकालने का कोशिश करो। सॉल्यूशन आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो मैं आपको सिखा दूंगा। भाई थोड़ा एसी ऑन करिए ना। अब देखो चालू करते हैं। थैंक यू। देखो मैं एक बात बताता हूँ, एक दो चीज़ें और बता देता हूँ शुरुआत में कि हमारा सेट ये 5 है, एक हमारा सेट आएगा सेट 6, इसी का एक पेपर आएगा, और हो सकता है एक सेट 7 आए, हो सकता है। और उसके बाद मैं एक प्लान किया हूँ बहुत ही बड़ा वीडियो, हो सकता है 5 घंटे का हो सकता है 6 घंटे का हो सकता है 7 घंटे का हो, एक चैप्टर का। चैप्टर का नाम मैं अभी अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, वीडियो का डेट भी मैं अनाउंस नहीं कर रहा हूँ, आपको दोनों चीज़ मैं अनाउंस करूँगा। और उस वीडियो के बाद एक चैप्टर, कंप्लीट चैप्टर के बाद हम लोग कुछ ऐसा सीरीज स्टार्ट करेंगे जो कि आज तक पूरे गणित में कोई नहीं किया होगा,
और उस सीरीज को कंप्लीट करते ही आपका मैथ्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे बस ये कमेंट के वजह से वो सीरीज स्टार्ट करने का मन कर रहा है कि हर वो बच्चा को मैं गणित सिखा दूं जिसे नहीं आता है। आइए अब हम लोग सिर्फ फोकस करेंगे सवालों पर। क्या है कि द HCF एंड LCM ऑफ 2 डिजिट x एंड y आर 4 एंड 48 रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ xy। दो अंक x और y का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 4 और 48 है, xy का मान क्या है। एक ये बहुत ही इजी सा एक फॉर्मूला होता है कि LCM गुणा HCF लघुत्तम गुणा महत्तम बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, संख्याओं का गुणनफल। लघुत्तम गुणे महत्तम बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल। इस बात को आप याद रखे होंगे, बहुत आसान सा चीज है। अगर मैं इसे थोड़ा प्रूफ कराना चाहूं तो बहुत आसानी से हम लोग प्रूफ कर लेंगे। मैं बोलूं कि दो संख्या है 4 और 6, तो 4 और 6 का LCM निकालो मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। जनरली मैं गुड्डा और गुड़िया बच्चे बच्चियों को बोलता हूं। तो 4 और 6 का मैं LCM निकालूं सबसे बेसिक तरीके से, तो निकालूंगा 2 दूना 4, 2 तिया 6। तो जो मेरा LCM आएगा वो आएगा 2 गुणे 3 12। और अगर मैं 4 और 6 का HCF निकालूंगा तो ये क्या आएगा, 4 से 6 को भागा दिया, 4 एकम 4, 2 बचा, और 4 को भागा दिया 2 से, तो 2 दूना 4, 0 बचा। तो जो मेरा HCF जो कि मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलता हूं, जिसे महत्तम बोलते हैं, वो 2 हुआ। और जो मेरा लघुत्तम जिसे मैं LCM या फिर लिस्ट कॉमन मल्टीपल बोलता हूं, वो अपना 12 हुआ। अब मैं अगर इसे प्रूफ करना चाहूं कि जो मेरे दो नंबर थे 4 और 6, उनका गुणनफल बराबर है लघुत्तम और महत्तम के गुणनफल के, तो 12 और गुणा 2। हाँ सर ये बराबर है, 12 गुणा 2 बराबर है 4 गुणे 6 के। दोनों का मतलब 12 गुणे 2 24 और 4 गुणे 6 24 होता है। जी हाँ सर, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरीके का। तो यहां से प्रूफ हो गया कि अगर कोई दो संख्या x और y है और 4 और 48 उसका HCF और LCM है, तो x इंटू वाई बराबर होगा 4 इंटू 48 के। इसे मैं लिख सकता हूं 4 8 32, 4 चौके 16 3 19। XY बराबर होगा 192 के। अब अगर आपको ये बात याद है तो आप टॉपर हो। अच्छा, टॉपर और नॉर्मल स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? टॉपर को जो ये कॉन्सेप्ट होता है ना, वो याद होता है, उसे आप वो नोट्स बना के लिख लेता है कि इस कॉन्सेप्ट का मैं नोट्स लिख लिया हूं। अब मैं टॉपर हूं तो मुझे याद है। अब मैं सीधा करूंगा कि अच्छा एक HCF और LCM है x और y का, जो कि 4 और 48 है, तो x इंटू वाई का वैल्यू पूछा गया है। x इंटू वाई निकालना है, 4 गुणे 48 192, 1 सेकेंड में सॉल्व हो गया बस। तो ये याद है तब 1 सेकेंड का काम है, नहीं याद है तब आपको परेशानी होगा। क्लियर है? जी सर, कोई भी कष्ट नहीं है, कोई भी दुख नहीं है। एक लोगों के साथ प्रॉब्लम है कि मैं जनरली बोर्ड के आगे ही रहता हूं, तो मैं साइड हो गया हूं। स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका PDF भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे। सॉरी भाई, क्योंकि थोड़ा सा ना मैं भूल जाता हूँ ये बात कि मेरे वो बोर्ड से हटना है, तो उसके लिए माफ़ करना यार। अब कभी कभी भूल जाऊँ तो इसका सेव करके तो मैं दे देता हूँ ना, तो आप वहाँ से ले लेना। चलिए नेक्स्ट सवाल को करते हैं। चलो इस सवाल को आप करो। सवाल ये है, देखो ये अच्छे लेवल का एक सवाल ले लिया हूं उदय भाई के वजह से, जिन्होंने कमेंट किया था। हाउ मेनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द 9 डिजिट्स 1 to 9 बाय यूजिंग 6 डिजिट्स। 9 अंकों से 6 अंकों का प्रयोग में लाकर कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या दे दिया गया, उसमें से
6 अंक की संख्या बनाना है। चलो मैं इसे बेसिक से करता हूं। पहले इस सवाल को भूल जाओ, सोचो कि ये आएगा ही नहीं, मेरे को कुछ नहीं आता है। मैं आपको एक प्रूफ सिखाता हूं। मैं बोला कि मेरे पास सिर्फ 1 2 3 था, इससे कितनी संख्या बन सकती है? पहले उससे भी पहले हम लोग और छोटा चीज सीखते हैं कि मेरे पास सिर्फ 1 और 2 था, इससे कितनी संख्या बन सकती है? तो मैं बोलूंगा इससे सर 2 संख्या बन सकती है, एक 1 और 2 12 और एक 2 और 1 21। एक 12 बनेगा और 21 बनेगा। अच्छा, अब मैं बोलूं कि 1 2 3 से कितनी संख्या बन सकती है? तो आप बोलोगे सर 1 2 3 बन सकता है, 1 3 2 बन सकता है। मैं कुछ नहीं किया, 3 को इधर कर दिया एक बार। अब मैं अगर बोलूं तो 1 2 1 3 बन सकता है, एक 2 3 1 बन सकता है, और एक 3 1 2 बन सकता है, और एक 3 2 1 बन सकता है। और कुछ बन सकता है क्या? नहीं सर, एक बार 1 के साथ 2 3 रख लिया, एक बार 1 के साथ 3 और 2 रख लिया, एक बार मैं 2 के साथ 1 और 3 रख लिया, एक बार 2 के साथ 3 और 1 रख लिया, एक बार 3 के साथ 1 और 2 रख लिया, एक बार 3 के साथ 2 और 1 रख लिया। कहानी तो क्लियर है ना, कैसे किया हूं? जी सर एकदम क्लियर है। तो मुझे 3 अंकों की संख्या 6 बन गई, 3 2 1। लेकिन यहां पे ये तो बोला नहीं गया है, ये तो बोला नहीं गया है, ये नहीं बोला गया। यहां पे ये बोला गया है ना कि 9 संख्या है, उसमें से 6 को चुन के बनाना है, उसमें से सिर्फ 6 को ही चुनना है। इसका मतलब कुछ यूं है कि अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 संख्या है 1 और 2, इसमें से किसी एक को चुन के एक संख्या बनाना है। मतलब या तो मैं एक संख्या चुनूंगा तो या तो मैं 1 ले सकता हूं, या तो मैं 2 ले सकता हूं, तो भी मैं 2 संख्या बना सकता हूं, एक बार 1 एक बार 2। मैं बोला कि 2 अंक है 1 और 2, सब आराम से समझना, आराम से मैं सिखाऊंगा, सबको समझ में आएगा। 2 संख्या है 1 और 2, इससे 1 अंक के 2 संख्या बनाओ, कितने संख्या बनेंगे? तो या तो मैं एक बार 1 ले सकता हूं, या तो मैं एक बार 2 ले सकता हूं। अगर मैं इसे ऐसे बोल दिया कि 3 संख्या है 1 2 3 और मुझे 2 अंक की संख्या बनाना है, तो मैं कैसे बना सकता हूं? एक बार मैं 1 और 2 12 बना सकता हूं, एक बार 1 और 3 13 बना सकता हूं, एक बार मैं 2 और 3 23 बना सकता हूं। और जब मैं 1 और 2 12 बनाया था तो इसको उल्टा करके 2 और 1 21 भी बना सकता हूं, 3 और 1 31 भी बना सकता हूं, और 3 और 2 32 भी बना सकता हूं। क्या कुछ और बना सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं बना सकता हूं। अगर ऐसे ही जब बना 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 के पैटर्न आना शुरू हुआ तो एक हमें फॉर्मूला मिला। फॉर्मूला वो मिलेगा, उसके पहले एक बार और समझ लेते हैं जिससे आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा। मैं बोला कि अगर 1 2 3 और 4 को मिला के संख्या बनाओ, 2 अंक की संख्या बनाना है, तो मैं क्या क्या कर सकता हूं? एक 1 और 2 हो सकता है, एक 1 और 3 हो सकता है, एक 1 और 4 हो सकता है। जी हाँ, एक 2 और 3 हो सकता है, एक 2 और 4 हो सकता है। जी हाँ, एक 3 और 4 हो सकता है। जी हाँ। अब मैं इस 1 और 2 को उल्टा करूंगा तो एक 21 हो सकता है, एक 3 1 और को उल्टा करूंगा तो 31 हो सकता है, एक 4 और 1 को उल्टा करूंगा तो 41 हो सकता है। जी हाँ, एकदम सही है, कोई आपत्ति नहीं है आपकी बातों से। 3 और 2 को उल्टा करूंगा तो 32 होगा, 4 और 2 को उल्टा करूंगा तो 42 होगा। जी हाँ, 4 और 3 को उल्टा करूंगा तो 43 होगा। जब मैं बोला कि मेरे पास 4 अंक थे 1 2 3 4, उसमें से सिर्फ 2 अंक की संख्या बनानी थी, 2 अंक की संख्या बनानी थी, तो ये 2 1 3 1 4 1 1 2 1 3 1 4, मतलब 3 3 6 4 10, तो 12 संख्या बन गई। तो सर आप पेपर दे रहे थे तो आप ऐसे गिन गिन के बनाते थे? नहीं। तो फिर मैं गिन गिन के बनाऊंगा? नहीं। गिन गिन के बनाओगे तो अब तो हालत ही खराब हो जाएगी। मेरे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं गिनना शुरू किया, 1 2 3 4 5 6 बन सकता है, 6 अंक की गिनो गिनो, जीवन ही बर्बाद हो जाएगा। तो फिर सर कोई ट्रिक है क्या, कोई कॉन्सेप्ट है क्या, कोई फॉर्मूला है क्या जिसको लगाते ही आंसर आ जाए? हाँ है,
एक फॉर्मूला है जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, पीछे लिख देता हूं। इसको हम लोग बोलते हैं परमुटेशन का फॉर्मूला। परमुटेशन को हिंदी में बोला जाता है क्रमचय, जिसे मैं अगर लिखूं तो उसे हम लोग ऐसे लिखते हैं NPR। अगर मैं इसे लिखूं तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। इस फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल का मतलब कुछ ही होता है, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिटेल में परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी पढ़ना है तो वो सर्च करेगा कि प्रोबेबिलिटी, लिख देता हूं, प्रोबेबिलिटी बाय अभिषेक ओझा सर। अभिषेक ओझा सर, जो भी आपके ऐसे सवाल है वो आपको सॉल्व हो जाएंगे। 7.5 घंटा का वीडियो है यूट्यूब पर, 7.5 घंटा का वीडियो है। जीरो से लेकर हाई लेवल तक सिखाया हूं, ये सब चीजें सिखाया हूं जो अभी सिखा रहा हूं, वो जाके वहां पे सीखोगे, कंप्लीट सीख जाओगे। सर्च करके पढ़ लेना अगर आपको पूरा नोट्स बना के पढ़ना है तो। हम लोग क्या करेंगे, उसका भी लिंक दे देंगे नीचे। अब मैं बोलूं कि फैक्टोरियल क्या होता है, तो आपसे कोई बोला 2 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 गुणा 1। कोई बोले 3 का फैक्टोरियल क्या होता है, 3 गुणा 1। कोई बोले 4 का फैक्टोरियल क्या होता है, तो बोलोगे 4 गुणा 1। अरे रे, 3 का फैक्टोरियल होता है 3 गुणा 2 गुणा 1। 4 का फैक्टोरियल होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। 5 का फैक्टोरियल होता है 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। 6 का फैक्टोरियल होता है इसी तरीके से 1 तक। तो अगर मुझे कोई बोले कि n फैक्टोरियल का मतलब क्या है, तो वो घटते चला जाएगा सर 1 तक। अब यहां इसका यूज कैसे करेंगे, ये देखो। मेरे से बोला गया था कि 3 संख्या है, इसमें से 2 को उठा के 2 अंक की संख्या बताओ। तो जो n होता है ना, जो n होता है वो टोटल होता है। तो n जो है वो टोटल है, तो यहां पे हो जाएगा 3 और p, और जितना उसमें से निकाल रहे हैं ना वो जो होता है वो r होता है। तो ये हो जाएगा 2। निकाल कितना रहे थे, 1 और 2, 2 संख्या, 1 और 3 2 संख्या, तो 3 में से 2 निकाल रहे थे। तो n जो हुआ टोटल हुआ, और जो r हुआ जितना हम लोग चुन के, जितना हम लोग सेलेक्ट करके निकाल रहे हैं। तो 3p2 को अगर मैं सॉल्व करूं तो क्या होगा, 3 का फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस 2 का फैक्टोरियल, यही होगा ना? जी हाँ सर। 3 के फैक्टोरियल को लिख सकता हूं 3 गुणे 2 गुणे 1, और नीचे हुआ 3 में से 2 गया 1 का फैक्टोरियल, 1 को 1 लिखेंगे। तो 3 गुणा 2 6। अगर इस 1 2 3 से मैं 2 अंक की संख्या बनाऊं तो मुझे 6 नंबर्स मिलेंगे। 12, 21, 31, 13, 23, 32। 6 के 6 मिल गए ना? हाँ। अगर मुझे 4 नंबर्स में से 2 अंक की संख्या बनाना हो तो क्या लिखूंगा, 4p2। 4 का फैक्टोरियल बटे 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल। 4 का फैक्टोरियल होगा 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, और 4 में से 2 गया 2, 2 गुणे 1, 2 गुणे 1 से 2 गुणे 1 खत्म, 4 3 12। अगर मुझे 4 संख्या में से 2 अंकों की संख्या निकालनी है, मुझे 4 नंबर है 1 2 3 4, उसमें से 2 अंक की संख्या बनानी है, तो मैं ऐसे लगाया तो 12 संख्या बन गई। देखो 12 गिन के 12 है ना? हाँ सर। तो अब ये सवाल बोला है कि 9 संख्या में से 6 अंक की संख्या बताओ। 9p6। 6 क्यों लिखा? 9p6 इसलिए कि 9, तो 9 हो जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 9 से 6 गया 3, 3 इंटू 2 इंटू 1। इसे एक खत्म हो गया, मल्टीप्लाई कर दो। 9 8 72, 5 चौके 20, 2 छक्के 12, 12 7 84, 72 गुणे 84, 2 चौके 8। एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट डिजिट। अगर मैं 2 में 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो आखिरी का डिजिट आएगा 0 के बाद वो 8 आएगा। हम लोग टिक कर दिए। कल को अगर पेपर में सवाल पूछ दिया कि 5 अंक है 1 2 3 4 5, 3 अंक का संख्या बनाओ, तो आप क्या करोगे? 5p3
5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 बटे 5 से 3 गया 2 गुणे 1, 5 चौके 20 दिया 60 संख्या बनेंगे। चलो एक कमेंट करके उत्तर बताना है अगर आप अभी तक पढ़ रहे हो। कितना लोगों तो माथा उड़ जाता है पढ़ते टाइम। हम देखे थे बचपन में जब पढ़ते थे। मजा नहीं आ रहा है क्या? मजा आ रहा है ना? हाँ मजा आना चाहिए मेरे लाल। कमेंट करना है कि 6 अंक है, इससे आपको 4 अंकों की संख्या बतानी है। कितने हो पाएगी? 6 में से 4 अंक की संख्या कितने होगी कमेंट करके बताना है। चलो नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखो आपको एक बात बताता हूं, इस सवाल को करते करते हम लोग बताएंगे। ये तो आसान सवाल हो गया, पहले भी पढ़ाया हूं पिछले क्लासेस में। आपके पेपर में हर तरीके के सवाल आते हैं। कुछ आसान सवाल आते हैं, कुछ ठीक ठाक सवाल आते हैं, कुछ डिफिकल्ट कठिन सवाल आते हैं। तो आपको पेपर को टॉप करने के लिए, एक टॉपर बनने के लिए, एक रैंकर बनने के लिए आपको हर तरीके के सवाल करने आना चाहिए। आसान सवाल आएगा तो आपको जल्दी करना है, और कठिन सवाल आएगा तो आपको आराम आराम से करना है। अगर मैं कठिन को आसान बना दूं तो क्या मजा नहीं आ जाएगा क्या? तो जो कठिन को आसान बनाता है ना, वही शिक्षक है। और जब वो शिक्षक टॉपर रहा है तो उसे पता है कहां पे कष्ट होता है, कहां पे कठिनाई होती है। क्योंकि मैंने पेपर को 3 बार टॉप करा है तो इस चीज को मैं बहुत अच्छे से गहराई से समझता हूं। मुझे पता है कि ये चीजें सब रट जाते हैं कि ये एनपीआर रट लो, रट के बना दो। ये कैसे होता है, क्यों होता है, किस तरीके से होता है, ना कोई सिखाता है ना कोई सीखता है। और इसी प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए मैं आपको गणित सिखाने आया हूं, और मैं सिखा के जाऊंगा, ये मेरा वादा है आप सभी को। बस आप अपना काम करते रहो, अपने अभिषेक भैया को हर घर में फैला दो। हर गांव गांव का बच्चा पूछे कोई कि किससे मैथ्स पढ़ूं, सिर्फ एक नाम जबान पर आना चाहिए, अभिषेक भैया से पढ़ो, अभिषेक ओझा सर से पढ़ो। अभिषेक ओझा सर गणित बहुत अच्छा सिखाते हैं। अगर आपका फेसबुक है, आपका व्हाट्सएप है, आपका टेलीग्राम है, आपका इंस्टाग्राम है, कुछ भी है, उसके स्टेटस में, उसके पोस्ट में, हर जगह मेरा वीडियो को लिंक शेयर करो आप लोग, हर जगह। बस और कुछ नहीं, मैं आपको गणित सिखाने का पूरा पूरा वादा करता हूं। ये सवाल आप देखो क्या है। व्हाट इज द ट्रू अबाउट द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ टू फ्रैक्शन? दो भिन्नों के महत्तम और लघुत्तम का विषय में कौन सा सत्य है? महत्तम समापवर्तक बराबर अंश का महत्तम समापवर्तक बटे हर का लघुत्तम समापवर्तक। देखो आप पहले के क्लासेस में एक चीज सिखाया था, अगर आपको इस फॉर्मेट में दे दे कि a बटे बी, सी बटे डी, ई बटे एफ, इसका आप महत्तम बताओ, एचसीएफ बताओ, तो एचसीएफ कैसे निकालोगे? ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम। ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है, आपको नोट कर लेना है। जैसे पीछे कॉन्सेप्ट मैं हर क्वेश्चन में सिखाता हूं। एचसीएफ एसीई का और एलसीएम बीडी एफ का। अगर मेरे से कोई बोले कि एलसीएम बताइए एक्स बाई वाई, जेड बाई डब्ल्यू और एम बाई एन का, तो मैं क्या करूंगा? अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ। मतलब अगर भैया ये रटना पड़ेगा क्या? नहीं नहीं, हमसे पढ़ रहे हो, हम कुछ भी रटाते नहीं है, हम सिखा देते हैं भाई। लघुत्तम बोला गया भिन्न का अंश बटे हर का, लघुत्तम बोला गया ऊपर में लघुत्तम नीचे में महत्तम। अंश और हर का बटे में भिन्न का पूछा गया कि बताओ क्या होगा? महत्तम। महत्तम बोला गया, एचसीएफ बोला गया, ऊपर में एचसीएफ नीचे में एलसीएम। जो बोला गया है वो ऊपर होगा, है ना? याद हो गया? जो निकालना है वो ऊपर होगा। मुझसे बोला महत्तम निकालो एचसीएफ, एचसीएफ ऊपर वाले का। मुझसे बोला लघुत्तम निकालो एलसीएम, एलसीएम ऊपर वाले का। काम खत्म। मेरे से बोला गया महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंश का महत्तम बटे हर का लघुत्तम। ठीक है, महत्तम समापवर्तक बराबर होता है अंश का महत्तम बटे हर का महत्तम। नहीं, अंश का महत्तम बटे हर का लघुत्तम। लघुत्तम बराबर होता है अंश का महत्तम। नहीं,
लघुत्तम बराबर होता है अंश का लघुत्तम बटे हर का महत्तम। क्लियर है जी सर? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है ले लेगा, मैं इधर खड़ा हो जाता हूं, दाढ़ी वाड़ी बनवाए हैं, अब मेरा साथ में ले लो, ठीक है? आ जाओ, आइए। इस सवाल को सॉल्व करिए। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 48, 108 और 140? इसको मैं नहीं कराऊंगा, इसको आप अब खुद से करोगे। HCF के इतने सारे सवाल करा दिया। ट्रिक से एक सिखा दो क्या? एक ट्रिक सिखा दो क्या इसमें? आ जाओ, ट्रिक सिखा देता हूं। बेसिक तरीका क्या होता है, इसको अगर मैं कोई बोलूं, कोई बच्चा कैसे HCF निकालेगा, तो वो बोलेगा सर 48 है, 108 है, 140 है, तो जो इसका HCF आएगा वो कुछ ऐसे मैं निकाल लूंगा कि 48 से भागा दे दिया 108 को, और मैं निकाला 48 से कम 48 नहीं, 48 दूना 96 जाएगा ना, 48 दूना 96, 8 से 6 गया 2, 10 से 9 गया 1, 12 से भागा दिया, 12 चौके 48, 0। तो 12 HCF होगा। नहीं नहीं, हल्के में मत लो। अभी हम लोग क्या करेंगे, 100 और 8 को जो 140 से इसे चेक करेंगे, ये 12 से कट रहा है क्या? तो नहीं सर, ये 12 से नहीं कट रहा है। अगर मैं 12 से 140 को काट दूं तो कट रहा है क्या? नहीं। तो मैं ये अप्रोच लगाऊंगा नहीं। देखो ये अप्रोच होता है, लेकिन ये अप्रोच मैं नहीं लगाऊंगा। अगर आप मैट्रिक क्लास पास किए हो, 10th क्लास पास किए हो, तो एक विधि होता है, एक तरीका होता है गुणनखंड में मेथड, जिसे हम लोग बोलते हैं गुणनखंड का तरीका। गुणनखंड का तरीका मैं आपको सिखाता हूं, फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं इंग्लिश में। मैं अगर 48 को लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा? ऐसे 48 को गुणनखंड करो, 2 से 24 बार में गया, 2 से 12 बार में गया, 2 से 6 बार में गया, 2 से 3 बार में गया, तो मैं लिखूंगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 16 गुणे 3 48। 16 को मैं लिख सकता हूं 2 to the power 4 into 3। 108 को मैं लिख सकता हूं 27 गुणे 4। 108 को ऐसे ही काटोगे ना 108 को, तो ये आपको मिलेगा 27 गुणे 4, तो ये हो जाएगा 3 का क्यूब और ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। जी हाँ, और जो ये होगा ना 140, इसे बोलते हैं 35 गुणे 4। तो ये आपका हो गया 2 का स्क्वायर 4 और 5 इंटू 7। अब आपको गुणनखंड विधि में ये याद रखना होता है कि जो इन तीनों में कॉमन है वही आपका HCF होता है। जो इन तीनों में कॉमन है, अगर मैं तीनों में कॉमन देखूं तो क्या है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, 2 का स्क्वायर कॉमन है, यहां भी आपके जहां 16 है वहां 2 का स्क्वायर है तो कॉमन है। जो तीनों में कॉमन है वो क्या है, 2 का स्क्वायर, तो इसे हम लोग बोलेंगे यही HCF होगा। 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 4। ये आपका हुआ। पहले जो भागा विधि सिखा रहा था वो 5वीं 6ठी लेवल है, ये जो सिखा रहा था ये 10वीं लेवल है। अब मैं आपको सिखाता हूं ना टॉपर्स वाली तरीका। अच्छा ये भी है क्या? अरे सीखो तो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया। अभी मैं आपको ऐसा तरीका सिखाऊंगा ना कि ये सब सवालों को आप देखोगे और आंसर टिक करोगे। उससे ही मैं बोलता हूं रैंकर्स अप्रोच, उसका नाम ही है रैंकर्स अप्रोच। उसको मैं नाम ही दिया हूं रैंकर्स अप्रोच, जो कि एक रैंकर ही ला सकता है जिन्होंने पेपर को फोड़ा है उस तरीके से। मैं आपसे एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन कराऊं कि जो HCF है, अगर मैं बोलूं 4 से 140 कटेगा, हाँ 4 से कटेगा। 4 से 108 कटेगा, हाँ कटेगा। 4 से 48 कटेगा, हाँ कटेगा। 4 से तीनों के तीनों नंबर कट रहे हैं, हाँ। मतलब जो HCF है वो जिसका HCF है उसको डिवाइड करता है। मतलब अगर मैं बोलूं 48, 108, 40 का जो भी महत्तम आएगा वो इन तीनों को काट सकता है, ये तीनों उससे कटेंगे। अब मैं ऑप्शन देखना शुरू किया
क्या 5 से ये तीनों कट रहे हैं? नहीं सर। 5 से तो 5 नमा 45 नहीं कट रहा है। 7 से कट रहा है? नहीं सर। 7 8 छक 42 नहीं कट रहा है। डेसिमल में आंसर आएगा नहीं, क्योंकि ये इंटीजर है, ये आपका इंटीजर में नंबर है, तो दशमलव में उत्तर देगा नहीं। तो बचा हुआ 4 से कट रहा है। हाँ सर, 4 गुणे 12 कट रहा है, 4 से 27 बार में कट रहा है, 4 से 35 बार में कट रहा है, 4 से भागा दिया, तीनों कट गया, तो उत्तर 4 है। बस आपको ऑप्शन देखना था, उत्तर बताना था। ऐसा तो है नहीं कि वहां आप एक एक लाइन ऐसे स्टेप वाइज लिखोगे और लास्ट में बोलोगे आंसर, तो आपको इस सवाल के 12 मार्क्स मिल जाएंगे कि आपने एक एक लाइन लिख के सॉल्व किया है। अब आपको मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, आपको मैं जो सबसे टॉप पोस्ट है बना दिया जाएगा, ऐसा नहीं होगा ना। आपको तो वहां उत्तर निकालना है, और उत्तर कैसे निकाला जा सकता है? तो मैं किसी भी तरीके से निकालूं, है कि नहीं मेरे भाई? हो सकता है मैं बोला जय बजरंगबली और सही हो गया, तो भी तो मेरे नंबर मिलेंगे ना। हो सकता है मैं याद किया कि जय शिव शंकर हर हर महादेव ऑप्शन सी, तो भी तो मेरा आंसर हो सकता है, और वो सही हो गया तो मुझे तो नंबर मिलेगा ही। तो मुझे मेन काम मेरा क्या है? मेन काम है उत्तर निकालना। और जो कॉम्पिटिटिव परीक्षा होता है, जिस बच्चे को उत्तर निकालने आता है, तरीका कोई भी हो सकता है, तरीका बेसिक होता है, तरीका थोड़ा सा अपर एडवांस होता है, तरीका चाहे रैंकर से अप्रोच होता है, तरीका ऑप्शन होता है, उत्तर निकालना महत्वपूर्ण है। जो उत्तर निकालेगा उसका ही नौकरी होगा। हम लोग बाई ऑप्शन इसका उत्तर निकालेंगे, बाई ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास उत्तर पहले से था, इसमें से सही उत्तर को सेलेक्ट करना था, है ना मेरे भाई? इन तरीकों से आप करोगे तो ही जाके आप एक टॉपर बनोगे, समझे? ये तो हल्का सवाल है, ये तो हल्का सवाल है। चलिए करने का कोशिश करिए। बोला है व्हाट इज द सिंपल फॉर्म ऑफ 12 के पावर 1/2। अब अंडर रूट ऑफ 12 का मतलब क्या है? अरे भाई ये तो आसान है ना, 3 गुणे 4, और 4 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 बाहर आ गया, 2√3। ये तो आसान सवाल है। 4 का स्क्वायर रूट बाहर हो गया और √3 रह गया, 2√3। बोला गया है ए digit which when subtracted 15 from 7 times that digit gives 10 more than twice that digit is। एक अंक जिसके 7 गुने से 15 घटाने पर उस अंक के 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है। लेट्स एज्यूम कि जो अंक है वो x है, मान लिया वो अंक x है, तो मेरे से बोला गया है x के 7 गुने से 15 घटाओ, तो 7 गुना इसका 7x और इससे 15 घटा लिया। जब घटाया जाता है तो 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त होता है, तो 2 गुने से 10 अधिक प्राप्त हुआ, तो 7x माइनस 15 बराबर है 2x। x को एक तरफ और नंबर को एक तरफ करो, 7x माइनस 2x बराबर 10 प्लस 15, 5x बराबर 25 हो गया, तो x बराबर क्या हुआ? 25/5, 5। क्लियर है? जी सर, बेहद आसान सवाल, बेहद आसान सवाल। नेक्स्ट सवाल को मूव करें। जी हाँ, लिख सकते हो, मैं रुक गया हूं, ऐसा नहीं कि नहीं रुका हूं। आइए, करो। अब मैं बोलूं कि इस सवाल को करना है तो अब कितना सेकंड में करोगे? देखो, सवाल कर लेना महत्वपूर्ण नहीं होता है, सवाल को सही समय पर कर लेना महत्वपूर्ण होता है। अब ये सवाल आपके सामने है, आप कर रहे हो। देखो मैं एक चीज बता दूं, कई लोग मुझसे बोले हैं कि मोटिवेशन सर दिया करो, तो मैं मोटिवेशन भी आपको दूंगा, कहानियां सुनाऊंगा, बहुत लोग किए हैं। कई लोग बोले हैं सर गाना सुनाइए, मेरे पास एक मैसेज भी है सर थोड़ा गाना वाना गाइए, तो मैं उन्हें बता दूं मैं वो काम नहीं करता, गाना नहीं गाता, और मैं एक बात और, मैं बड़ी बातें भी नहीं बोलता हूँ, मैं बहुत आराम से बहुत धीरे धीरे चीज़ों को सिखाता हूँ, तो मैं सिखाने आता हूँ। बात रही मोटिवेशनल की,
तो मेरी लाइफ में इतने संघर्ष रहे हैं, मेरे जीवन में इतने संघर्ष रहे हैं, सिर्फ मैं उस संघर्ष को आपको बता दूं, सिर्फ मैं अपने फेलियर्स को, अपने घर परिवार जहाँ से हम आए हैं, जिस माहौल से हम उठ के आए हैं, उस माहौल को बता दूं, तो वही आपके लिए मोटिवेशन होगा। मैं उसको तो बताऊंगा ही, साथ साथ अलग लोगों की जिन्होंने अपने जीवन में बहुत बड़ा अचीव किया है, बहुत आगे गए हैं, मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं। मैं 2 साल के लगभग हो गए मुझे पढ़ाते हुए। मैंने कई सारे बच्चों का सिलेक्शन कराया है जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक तो हमारे बिहार के भागलपुर में पोस्टेड है। मैं एक दिन इनकम टैक्स गेस्ट हाउस घूमने गया था, तो अचानक से, मैं तो हाफ पैंट और हाफ टी शर्ट पे था क्योंकि अपने फ्रेंड से मिलने गया था, तो उन्होंने अचानक से वो निकले और पैर छू दिए। तो हुआ क्या, जो वहाँ के कमिश्नर थे वो बोले ये कौन है, तो वो बोले हमारे सर है। तो कमिश्नर को लगा कि ये कोई आईएएस वाईएएस अधिकारी हैं बहुत बड़े। तो फिर बोले कि क्या करते हैं सर, तो वो बताए हमें पढ़ाए हैं। तो मैं उनसे, एज ग्रुप बराबर है, लगभग उम्र बराबर है, तो वो बोले मेरे को लगा कि कोई अधिकारी हैं। तो फिर वो बताया कि नहीं नहीं, अधिकारी भी है और पढ़ाए भी है। तो मैं, जो लड़का सिलेक्शन लिया है ना, वो बहुत मेहनत से, और वो भी एक बिहार के छोटे से ज़िले से है और बिहार में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना है। तो वैसे लोगों की मैं स्टोरियाँ भी सुनाऊंगा आपको, जिससे आपको मोटिवेशन मिलेगी कि वो इतना मेहनत किया कि वो उस पद को प्राप्त कर पाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईडी में हैं, जो मंत्रालय में हैं, जो सीबीआई में हैं, जो जीएसटी इंस्पेक्टर, जिसे एक्साइज इंस्पेक्टर बोलते हैं, वो भी है। तो मैं सबकी कहानियाँ भी सुनाऊंगा और मैं आपको मोटिवेशन भी दूंगा। अभी हम लोग पढ़ाई भी करेंगे, हर वो चीज़ करेंगे जो आपकी ज़रूरत होगी। बस आपको अपना काम शिद्दत से करना है, जितनी शिद्दत से मैं अपना काम कर रहा हूँ। एक ही काम है आपका, आपको हर जगह वीडियो को शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस, अपने घर, अपने दोस्त को बोलना है, आपको जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है चैनल को। मैं आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा, चाहे वो चैप्टर वाइज क्लासेस हो, चाहे वो लाइव क्लासेस हो, चाहे वो पीडीएफ हो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करूँगा। चाहे वो आपका पेड कोर्स हो ऐप पर, तो मैं हर वो चीज़ प्रोवाइड करूँगा आपको। इस सवाल को करना बहुत आसान है। क्या है वो सवाल कि ए एंड बी टेक 4 days टू फिनिश द वर्क। ए और बी एक कार्य को पूरा करने में 4 दिन लेते हैं। तो ए और बी मिलके 4 दिन में करते हैं। ए अकेला इस कार्य को 12 दिन में करता है। अब ए प्लस बी दोनों मिलके 4 दिन में करते हैं, ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, तो बी कितने दिन में करता है ये पूछा गया है। 4 और 12 का एलसीएम क्या होगा, 12। 4 तिया 12, 12 एकम 12। अगर मैं बोलूँ कि ए की क्षमता क्या है, तो 1, और जैसी ए की क्षमता 1 है और मुझे पता है कि ए प्लस बी की क्षमता 3 है, तो बी की क्षमता क्या होगी, 2। मुझसे बोला गया कि बी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कार्य कितना है, 12। बी की क्षमता कितनी है, 2, तो कार्य पूरा होगा 6 days में। क्लियर है? जी सर, एकदम क्लियर है, 6 दिन में होगा। नेक्स्ट सवाल पे बढ़ते हैं। पूछा है व्हाट इज द लोएस्ट डिजिट अमॉन्ग 5/6, 7/8, 11/12 एंड 3/10। 5/6, 7/8 और 11/12 और 3/10 में न्यूनतम भिन्न कौन सी है। एक जो सबसे बेसिक तरीका है कि भागा दे के देख लो। दशमलव का भागा आता है आपको कि 6/5, 8/7, 12/11 और 10/3। बारी बारी से भागा देके देख लो ये किस में आएगा। तो ये लगभग क्या है, अगर मैं 0 दूं, यहाँ पे डेसिमल दूं, सब पे डेसिमल लगा दूं, तो यहाँ पे मैं डेसिमल लगाया, तो डेसिमल लगाते एक 0 आ गया, तो ये 6 × 8 = 48 हो गया। कितना बचा, 2, तो ये लगभग 0.8 है। अगर मैं इसे देखूं तो यहाँ पर भी एक 0 आ गया, 8 × 8 = 64 हो गया, तो ये 6 बचा। सर ये भी 0.8 हो गया, ये भी 0.8 हो गया, गड़बड़ हो जाएगा, तो एक स्टेप और सॉल्व करते हैं। ये 6 तिया 18 है, तो ये क्या बचा, 2। इसको सॉल्व किया तो ये फिर से जाएगा, 8 × 7 = 56 है, तो ये लगभग आपके 0.87 है, ये लगभग आपके 0.83 है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो 110 हो गया, 12 × 9 = 108 है, 2 बचा।
तो ये 0.9 हो गया, तो ये बड़ा ही है। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो ये 0 1 हो जाएगा, 10 तिया 30 है। तो ये मेरा क्या है, पहला वाला 5/6, 5/6 है 0.83। मेरा जो 7/8 है वो है 0.87, और जो मेरा 11/12 है वो है मेरा 0.9 के लगभग, मतलब 90 मान लो, कुछ नहीं है तो। और जो 3/10 है वो है 0.3 के लगभग। सबसे छोटा कौन सा है, ये हम लोग बोलेंगे 3/10 सबसे छोटा है। ये हो गया सबसे बेसिक अप्रोच, लेकिन हम लोग इसे थोड़े से अच्छे से भी सीखेंगे। मिटाता हूं इसको और एक और तरीका सिखाता हूं। एक तरीका है कि जो इसका हर है, जो इसका डिनोमिनेटर है, उसे बराबर कर दो। इस सवाल को सॉल्व करने का लगभग मैं 8 से 9 अप्रोच जानता हूं। मैं 3-4 अप्रोच यूट्यूब पर भी कराया हूं फ्रैक्शंस के क्लास में, लेकिन मुझे 8 से 9 अप्रोच आती है। तो मैं आपको एक अप्रोच सिखाता हूं उसमें से। जो ये सिखाया था ये तो बेसिक बचपन का तरीका है, इसको मत काउंट करो। मैं ये सिखाता हूं। मैं बोला कि 6, 8, 12, 10 का एलसीएम ले लो। जैसे ही मैं 6, 8, 12, 10 का एलसीएम लिया तो मुझे 120 मिला। निकालना खुद से यही आएगा। जैसे ही 120 एलसीएम आया, मैं बोला सबको नीचे में 120 बना दो। अब 6 को 120 बनाने के लिए 20 छक्का 120, 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। ऊपर नीचे 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। 8 को 120 बनाने के लिए ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। मैं यहां 15 से मल्टीप्लाई कर दिया। और 11/12 को 120 बनाने के लिए ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। और 3/10 को 120 बनाने के लिए ऊपर नीचे 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तो वो भी कर दिए हम लोग। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हुआ, 20/25 100/120। ये क्या है, 15/7 105/120। ये क्या है, 10 एकम 10 × 11 110/120। और ये क्या है, 12 36/120। अब नीचे सब बराबर हो गए तो खत्म हो गया। इनमें से सबसे बड़ा कौन, सबसे बड़ा ये। इनमें से सबसे छोटा कौन, सबसे छोटा ये। मेरे को जो 3/10 था वो सबसे छोटा है। मेरे से पूछा जाता सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा मेरा ये है 11/12। क्लियर है जी सर? और भी तरीके होते हैं, परसेंटेज मेथड होता है, बहुत सारे मेथड होते हैं, डिफरेंस मेथड होता है, लेकिन अभी आपके लिए ये मेथड इनफ है। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। चलिए इसे करिए, करो जल्दी से करो मेरे लाल, मेरे भाई। कंडीशन ऐसा है कि एसी ऑन करता हूं तो ठंडा लगता है, एसी ऑफ करता हूं तो गर्मी लगता है। वैसे ही है जैसे हम आपसे प्यार भी करते हैं और हम आपके सिर्फ दोस्त है। आई लव यू एज अ फ्रेंड, है ना? तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। वही वाला कहानी है, बॉलीवुड वाला प्यार है कि अब एसी चालू करूंगा तो मैं तुम्हें ठंडा लगवाऊंगा, एसी बंद करोगे तो मैं तुम्हें गर्मी लगवाऊंगा। ना मैं तुम्हारे साथ जीऊंगी, ना मैं तुम्हें शांति से मरने दूंगी। ऐसा जीवन है। कोई बात नहीं, आइए इसको करते हैं। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 16 years बिटवीन द एजेस ऑफ एल्डर राम एंड यंगर श्याम। शांति से बोल दिया कि बड़े राम हैं, राम हमारे बड़े हैं, श्री राम होना चाहिए, हम तो बहुत इज्जत से नाम लेते हैं। आयु में बड़े राम और छोटे श्याम की आयु में 16 वर्ष का अंतर है। 6 साल पहले, 6 वर्ष पहले राम श्याम से 3 गुना बड़े थे। राम की वर्तमान आयु कितनी है? कैसे करोगे? बहुत आसान है सर। एक तरीका, बेसिक अप्रोच सिखाता हूं। पहले मैं बोला ये राम है और ये श्याम है। अगर मैं बोलूं कि जो राम है वो 16 साल बड़े हैं श्याम से, तो मैं अगर श्याम को x मान लेता हूं तो राम हमारे x + 16 हो जाएंगे। जी हाँ सर। अब बोला गया कि 6 साल पहले, तो मैं 6 साल पहले गया तो श्याम की आयु 6 साल पहले x - 6 होगा। राम की आयु 6 साल पहले x + 16 - 6 होगा। 6 साल पहले राम श्याम के 3 गुने थे, तो श्याम में 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
तो x प्लस 16 में से 6 गया 10, 3x माइनस 48। क्लियर है जी सर? कोई दिक्कत नहीं? नहीं सर। अब मैं अगर आगे बोलूं कि आगे हम लोग अगर एक साइड करते हैं दोनों को तो क्या हो? अरे 48 कहाँ से होगा? 18 होगा ना। मेरे को ना ऐसे आंख में आंसर चलता है, मैं 48 प्लस 10 58 देख रहा हूँ, कहीं दिख नहीं रहा है, तो मैं बोलूँ गलती कहाँ किया, तो मैं गलती देखने लगा। 18 इधर लाऊंगा तो 10 प्लस 18, एक्स उधर ले जाऊंगा, 3x माइनस एक्स, 2x बराबर हो गया 18 10 28, x बराबर हो गया 14। और जैसे ही x 14 आया तो मुझे राम की आयु पूछा गई थी, तो 14 प्लस 16 30 हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द सही उत्तर। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? यस सर। लेकिन ऐसे करना नहीं है। क्या भैया यार, आप पढ़ाते हो फिर बोलते हो ऐसे करना नहीं है। थम रखो मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, आप थोड़ा सा थमो। मैं आपको ऐसे ऐसे तरीके सिखाऊंगा ना कि आप पेपर के दिन सवाल देखोगे और हवा में उड़ा दोगे सवालों को। अब भरोसा रखो, भाई पे भरोसा रखो, मैं हर वो चीज़ सिखाऊंगा जिससे आपका सिलेक्शन हो, जिससे आपका नौकरी हो, और सिर्फ मैं वही बातें आपको बताऊंगा जिससे आपकी सिलेक्शन हो। आइए अब मैं आपको सिखाता हूं कि मेरे पास तो पूछा क्या गया है, मेरे से पूछा क्या गया, मेरे से पूछा गया कि राम की आयु क्या है, और राम की आयु इन्हीं चारों में से कोई है ना? हाँ सर। राम की आयु इन्हीं चारों में से कोई है? जी हाँ सर, इसी चार में से कोई एक है। मुझे ये नहीं पता है कि राम की आयु कौन सी है, ठीक है कोई बात नहीं। मुझे इतना पता है कि राम से 16 साल छोटा श्याम है। हाँ सर। तो अगर राम की आयु 28 होगी तो इससे 16 कम 12 श्याम की आयु होगी। जी हाँ सर। अब मैं 6 साल पहले जाऊं तो 6 साल पहले गया तो इसका एज 6 साल होगा, और 6 साल पहले गया तो इसका एज 22 होगा। 6 साल पहले 3 गुना है क्या? नहीं सर, तो ये आंसर नहीं होगा। अब मैं अगला देखूं, अगर राम की आयु 30 मान लेता हूं तो इससे 16 साल कम उनकी आयु कितनी होगी? 14 श्याम की। अगर मैं श्याम की आयु को 6 साल पीछे जाऊं तो ये भी 8 हो गया, इसके पीछे गया तो ये भी 24 हो गया। क्या 3 गुना है क्या? हाँ, उत्तर हो गया। तो यू शुड गो बाय ऑप्शन। अगर आपके सामने एजेज के इस टाइप के सवाल आते हैं, आयु के इस तरीके के सवाल आते हैं, तो यू मस्ट गो बाय ऑप्शन, या फिर गो विथ ऑप्शन आप लिख सकते हो। बाय ऑप्शन ही आपको जाना है। बाय ऑप्शन जाओगे, सेकंड्स में सवाल सॉल्व हो जाएंगे, एक्स वाई लिखने की लफड़ा ही नहीं रहेगा। आइए इस सवाल को सॉल्व करते हैं। सवाल है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 बुक्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ x बुक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इफ द प्रॉफिट इज 25%? 20 किताबों का क्रय मूल्य x पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। यदि लाभ 25% हो तो x का मान क्या होगा? करिए। अगर मैं बोलूं कि आसान भाषा में समझो, 25% का मतलब क्या होता है? सर 25% का मतलब होता है 25/100, 1/4। कैसे हुआ? 25 चौके 100 काट लिया। अब यहां पे अगर मेरे से कोई पूछे कि सीपी क्या है, सीपी को क्रय मूल्य बोलते हैं, तो सीपी ये है, और प्रॉफिट क्या है, तो प्रॉफिट ये है। प्रॉफिट को लाभ बोलते हैं। अब मुझे पता चल गया कि सीपी मेरा 4 है, और 4 में 1 जोड़ू तो 5 मेरा एसपी है। जी हाँ, ये मुझे पता चल गया कि जो मेरा सीपी रेशियो एसपी है, जो मेरा सीपी रेशियो एसपी है वो 4:5 है। ठीक है? जी हाँ, ये बात मुझे पता चल गया। अब वो अगली बात बोला है कि 20 किताब का सीपी, तो मैं बोला कि 20 किताब का सीपी, सीपी कितना है? 4, बराबर है x किताब के एसपी। एसपी कितना है? 5। 20 चौके 80 बराबर है 5x के, तो x बराबर होगा 80/5 16।
तो 16 रुपये मेरा, बोले सॉरी 16 आर्टिकल, 16 किताब सेल किया जा रहा होगा। क्लियर है ना मेरे लाल? एकदम क्लियर है सर। तो आइए एक सवाल होमवर्क देता हूं, और मैं जैसा कि बोला था 2 सवाल मैं अच्छे लेवल का लेकर आया हूं, तो उस सवाल को हम लोग करते हैं। इसका रहा होमवर्क, ये हल्का सा सवाल है, कमेंट में आंसर करके जाना। एक लड़का था, वैसे ही मैं अभिषेक ओझा मैथ्स पे क्लास ले रहा था, उसने आंसर नहीं किया था कमेंट। मैं हुआ क्या, एक दिन कैमरे में ऐसे घुस गया और उसके फोन से निकल गया, फिर उसके घर का सारा खाना खा गया, लिट्टी चोखा बना था, और उसको बहुत पीटा घसीटा। तो अब आपकी गलती, आपके किसके घर में घुस जाऊंगा किसी को पता नहीं है। आंसर आना चाहिए, है ना? आ जाओ एक सवाल और कराता हूं, कॉम्बिनेशन का सवाल है, समझने का कोशिश करना। सवाल का लेवल बहुत अच्छा है, समझने का कोशिश करना। सवाल है कि 10 टैक्सीज, चलो हिंदी में पढ़ते हैं। चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। 10 टैक्सी प्ले, चलना होता है, ट्रेवल होना चाहिए, या फिर चलो ठीक है, प्लाई बिटवीन चेन्नई एंड पुदुचेरी। चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। इन हाउ मेनी वेज कैन एक्स गो फ्रॉम चेन्नई टू पुदुचेरी एंड रिटर्न बाय डिफरेंट टैक्सी? एक्स कितने तरीके से चेन्नई से पुदुचेरी जा सकता है और रिटर्न दूसरे तरीके से आएगा? मैं आपको बहुत आराम से सिखाता हूं। मेरा घर आरा हुआ, इस सवाल को भूल जाओ, ये सब सवाल वाल नहीं आएगा, मैं जो सिखाऊंगा वो आएगा, भरोसा रखो, मैं बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। मेरा घर हुआ आरा जिला, और मान लेते हैं जिससे आप रिलेट कर पाओगे, बिहार में हो, मैं हूं पटना में, मैं हूं पटना में। अब मुझे पटना से आरा जाना है, तो मैं कैसे कैसे जा सकता हूं? मान लेते हैं मैं ट्रेन से जा सकता हूं, जी सर। मैं बस से जा सकता हूं, जी सर। मान लेते हैं किसी का ट्रक मिल गया तो मैं ट्रक से जा सकता हूं, जी सर। ये ट्रेन है, ये ट्रक है, तो चलो ट्रक के जगह ना ट्रक ही रहने देते हैं, ट्रक से चले गए। और ये बस है। अब मैं बस से जा सकता हूं, ट्रेन से जा सकता हूं, ट्रक से जा सकता हूं पटना से आरा। वैसे आरा मेरा शहर में घर नहीं है, आरा से 35 किलोमीटर अंदर मेरा गांव है। 2 घंटे 1.5 घंटे बस से लगते हैं, ठोकर खाते हुए जाते हैं आरा स्टेशन से उतर के। बहुत अंदर है मेरा घर, एकदम जंगल है, दियर है। अब देखिए, लेकिन भाई एक बताऊं बात, और बता देता हूं फिर सिखाऊंगा। गांव में ही ना बहुत सुकून मिलता है, मतलब इतना ठंडा ठंडा हवा, किसी से मतलब नहीं, अपने घर में सोना, खाना मिलना अच्छा सा, पानी मारे चापाकल दबा के पिए भरपेट, एकदम मीठा पानी मिलेगा। यहाँ फिल्टर वाली पानी पीना पड़ता है, क्या ही बोले। देखो पानी का नाम सुन के मुंह में पानी आ रहा है। अब देखो मैं आपको बताता हूं, बस, ट्रेन और ट्रक से जा सकते हैं। मान लो कि मैं पटना से आरा बस से गया और उधर से आते टाइम ट्रेन से आ गया, ठीक है। मान लो मैं ट्रेन से गया, मान लो मैं बस से गया और ट्रक से उधर से आ गया, क्योंकि कहानी क्लियर है कि जिससे जाओगे उससे आओगे नहीं। बोला गया है 10 तरीके से जा सकता हूं, लेकिन जैसे जाऊंगा वैसे आऊंगा नहीं। चेन्नई और पुदुचेरी के बीच 10 टैक्सी चलती है। एक्स कितने तरीके से, विभिन्न टैक्सियों से चेन्नई से पुदुचेरी जा सकता है और वापस आ सकता है बाई डिफरेंट टैक्सी। अब मैं बोला कि बस से गया, ट्रेन से आया, बस से गया, ट्रक से आया। अगले दिन मैं बोला कि मैं ट्रेन से गया और ट्रक से आया। अब मैं ऐसे भी तो बोल सकता हूं कि सर मैं ट्रेन से जाऊं और बस से आऊं, इसका उल्टा, बस से जाऊं ट्रेन से आऊं, तो ट्रेन से जाऊं और बस से आऊं। ऐसे भी तो हो सकता है कि ट्रक से जाऊं और बस से आऊं, और ऐसा भी तो हो सकता है कि ट्रक से जाऊं और ट्रेन से आऊं। जी हाँ सर, हो सकता है, एकदम हो सकता है।
तो मैं 3 तरीके से जा सकता था यहाँ पे और 3 तरीके से जा सकता था यहाँ पे। जाने आने के टोटल कितने तरीके हुए? 1 2 3 4 5 6 तरीके हुए। तो आप ऐसे निकालोगे क्या? नहीं, इसका भी एक शॉर्टकट होता है। अगर आपसे कोई बोले कि कितने तरीके थे जाने के? 1 2 3, तो इधर से जाने के कितने तरीके थे? 3। अब मैं उधर से आने के कितने तरीके बचे हैं? तो सर एक तो खत्म हो गए, जिससे मैं गया था उससे आ नहीं सकता। आ कितने तरीके से आ सकता हूं? सिर्फ 2। तो 3 गुणे 2, टोटल 6 तरीके से मैं पटना से आरा और जा सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आपके सामने काउंट करके सिखाया गया है। अब मेरे से बोला गया मैं पुदुचेरी जा सकता हूं चेन्नई से 10 तरीके से, ठीक है, 10 तरीके से मैं जा सकता हूं। अब मेरे तो 10 तरीके से जा सकता हूं, तो मान लो मैं वहां गया तो 1 तरीके से पहुंच गया, बचे कितने मेरे पास? 9 तरीके। तो मैं आ कितने तरीके से सकता हूं? 9। 10 गुणा 9, 90 तरीके से मैं पटना से चेन्नई से पुदुचेरी जा सकता हूं। इस सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आपको हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन होगा हमारा सेट 06 जो कि स्पेशल सेशन है। उसके बाद हमारा चैप्टर वाइज क्लासेस आएगा। आपको हर तरीके से धीरे धीरे मैं हर एक चीज़ प्रोवाइड करूंगा। क्वेश्चंस के लेवल भी मैं थोड़ा सा बढ़ा दिया हूं, लेकिन मैं उसको सिखाने का अंदाज में वही रखा हूं कि हर बच्चा सीख जाए। मेरा एकदम इंटेंशन क्लियर है कि चाहे आपका गणित एकदम मतलब एक भाषा होता है गधा काहे ना हो तुम एकदम, हम भाई घोड़ा बना देंगे, वो भी रेस का घोड़ा। बस आपको अपने ऊपर विश्वास रखना है कि हाँ सर मैं नौकरी ले सकता हूं, मैं सिलेक्शन ले सकता हूं, मैं जॉब ले सकता हूं, क्योंकि आपके विश्वास को ही मैं सच में बदल सकता हूं। अगर आप नकारात्मक माइंडसेट के हो, नेगेटिव माइंडसेट के हो, आप सोचोगे कि मैं गणित नहीं सीख सकता, मैं मैथ्स नहीं सीख सकता, मैं जीके नहीं सीख सकता, मेरा नौकरी नहीं होगा, मेरा कैसे होगा, मैं तो गांव में हूं, तो आपका बिल्कुल नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि मैं ले सकता हूं, मैं कर सकता हूं, मेरे सामने एक अभिषेक भैया है जिन्होंने लिया है, जिन्होंने किया है, और उनके बताए मार्ग पे चलूंगा, अगर वो मार्गदर्शक हुए, वो मेरे मेंटर हुए, वो मेरे गाइड हुए, वो मेरे शिक्षक हुए, तो मैं भी कर सकता हूं और मैं भी एक टॉप पोस्ट, एक अच्छा पोस्ट, अच्छी रोजगार के साथ अपना अच्छा जीवन जीऊंगा, घर को देखूंगा, घर को संभालूंगा। बस वो विश्वास आपके अंदर होनी चाहिए। आप उसी विश्वास से नौकरी लोगे। जिस दिन आपको आपकी विश्वास कम होने लगेगी उस दिन आप नौकरी से दूर होने लगोगे। तो आपको अपने आप पे विश्वास रखना है, चाहे दुनिया कुछ भी बोले। हमको भी दुनिया बोली है, कोई इज्जत नहीं देता था, सब गालियां देते थे। मैं एक कहावत कहा करता था, इंग्लिश में कहावत है, शेक्सपियर का कहावत है कि ओनली हट्स आर बिल्ट इन अ डे, कासल्स टेक ईयर्स। इसका मतलब होता है कि झोपड़ी सिर्फ दिनों में बनती है, एक दिन में झोपड़ी बनती है, महल बनने में समय लगते हैं। और हम महल बनाएंगे, महल, हम झोपड़ी नहीं बनाएंगे। इस बात को बोल के मैं खुद को मोटिवेट रखता था। और आपको भी अपने आप को हमेशा ऐसे ही मोटिवेट रखना है कि आप करोगे, बहुत बड़ा करोगे, इतना बड़ा करोगे ना कि उतना बड़ा कोई नहीं किया होगा। आप नौकरी लोगे और जरूर नौकरी लोगे, बस अपने ऊपर भरोसा रखना।